बॉम तो कितने टाइम पहले शादी करी भाई? अरे यही सवाल पहला है। नहीं भाई, दूसरा सवाल नहीं है, ये पहला सवाल है। मेरी शादी को हो गया 1 साल। अभी 1 ही साल हुआ है? यस। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 31 साल। ये सब पर्सनल सवाल आप पूछ रहे हो, ज़्यादा हम लोग को एज बताना ठीक नहीं लगता है। क्या बताना ठीक लगता है? एज ही बता रहा हूँ अभी तो। ठीक है, तो 31 साल की अल्हड़ जवानी है मेरी। अच्छा। और शादी कर ली मैंने। शादी कर ली, और शादी करके खुश हो? करना पड़ेगा खुश खुद को। नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम अराउंड दैट टाइम नाउ। मेरे को लगता है मैं 1-2 साल में कर लूंगा शादी। कितना एज है आपका? मैं 28 हूँ 2 हफ्तों में अभी से। अरे अभी तो आप लौंडे लपाड़े हो। हाँ, तो 2 साल में हम भी नहीं रहेंगे, हम आपके बराबर के हो जाएंगे ना। नहीं, शादी करना फायदा का सौदा रहता है। फायदे का सौदा रहता है। एक औरत का घर बस गया, हाँ उसके लिए तो आपने कुछ ठीक किया। हाँ आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल तो करते ही रहोगे। हाँ। बस ये चीज़ है, मुझे लगता है कि किसी महिला का जीवन आपने सुधार दिया। आपकी कृपा से उनका जीवन सुधर गया। हाँ, पर ये मानती नहीं आजकल की महिलाएं। उनको लगता है भाई कि इक्वालिटी। हाँ, नहीं है इक्वालिटी। हम लोग मर्द लोग नीचे हैं उनसे। अच्छा। औरत बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो हमेशा औरत के टुकड़ों पे पलना चाहता था। हाँ। मेरे को कोई आत्मसम्मान नहीं है। खाना डाल के मुंह में चले जाओ, गाली देते रहो दिन भर, मुझे चाहिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं। पर आज की डेट में हमें कमाना पड़ रहा है सिर्फ इक्वालिटी के चक्कर में। इक्वालिटी के चक्कर में। अब इक्वालिटी की आप बात करें, हाँ, लड़कियां आप देखो हर साल सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके आती हैं कि नंबर्स उनके बहुत ज्यादा आ गए हर शो उसमें जो है बोर्ड्स में। ये इक्वालिटी कैसे होगी? लड़का वहां बेचारा खेल रहा है क्रिकेट और तुम जो है पढ़ने में लगी हो। तुम्हारी पढ़ने की कितनी हवस है भाई। उसको वो देखो, वो थोड़ा चिल कर रहा है, तुम भी थोड़ा चिल करो। तुम्हारे अंदर पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? शादी हुई, दुल्हन बन गई। उसके बाद क्या है फिर इक्वालिटी। तो 7 बजे के बाद घर कहाँ जाना है? ये सब यार प्लीज यार मजाक की बातें, ये सब हाँ, प्लीज। हाँ, ये तो सब मजाक की बातें दिल पे हैं लें bro। अपने। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। अरे लाइटें वाइटें देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा माइक आगे कर लो, क्योंकि वो ना इससे ऐसे थोड़ा सा दूर रखना बस। मेरे हाँ। से आगे कर लूं अपने से? मतलब 1 मुट्ठी दूर रखना अपने से बस। ऐसे भाषा मत करो, ऐसे पंजा बोल सकते थे आप। पर ये वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का भाई। हाँ भाई, मैं पता है जब आपका स्टैंड अप देख रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। हाँ, आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ, हाँ, क्योंकि आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ। ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी। गरीबी। माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं होता। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। हाँ। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी। किसी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है, आपकी हंसी का रीजन बनता है। ये बहुत सही बात कर रहे हो। ये बहुत सही बात है। हाँ, मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा हूं मैं। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं। अच्छा। ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने ही नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में, जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है रुपये और रुपया यहाँ करते हैं। डॉलर एक चीज होती है जिसकी कीमत रुपए से भी ज्यादा है। वो वहां बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में, जहां पर रहते हो, और हाँ। डॉलर तो देखा होगा आपने। देखा है। मुझे भी देखना है। हाँ। AI होता है, हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है। जो शहर है, हाँ, वो फेक है। वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ,
यही है ना? यही और ये जो और सिटी है मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है। मिस्र है। हाँ, मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनकी वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने ऐसे बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाए, क्या बुलाए भाई? ये तो हम एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ। क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई, क्रेजी। तो ये वाला आइडिया है जो आप ट्रेजेडी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ना हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा देखो, अब हम पब्लिक पर लोग हैं तो पब्लिक में आधी बातें हम कर नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डार्क जोक्स कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो it is just people will never take it properly, or some people will never take it properly. But I always think the darker joke you can laugh at, the lighter आपकी आत्मा उतनी हल्की है। आप समझ रहे हो कि आप उस पे भी हंस पा रहे हो, अपनी ट्रेजेडी पे हंस पा रहे हो, किसी आसपास वाले की, है ना? तो ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है दैट यार देखो, मेरी एक लाइन जो बहुत पॉपुलर हुई थी कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेके। ये लाइन बहुत पॉपुलर हो गई। और आप देखो, ये लाइन सेम टाइम पे फनी है पर सेम टाइम में बहुत डिप्रेसिंग है कि यार हालत खराब है हर तरीके से। तो ये भाई वही था कि जॉब वॉब नहीं थी, बीच में स्टैंड अप का भी सीन नहीं चल रहा था, इतनी सारी चीजें अब हो रही होती हैं, तो उससे ह्यूमर निकल के ही आ जाता है। मतलब एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को, देखने का तरीका आपका किस तरह से है। अगर आप पहले से ही फनी टाइप के इंसान हो जो मौज मस्ती में ही चीज़ें देखता है, तो वो उसमें भी ह्यूमर निकाल लेगा। वो चीज़ है। आप तारीफ करके, प्रेस करके कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। या आप ऐसी कॉमेडी कभी सुनी हो कि किसी की तारीफ हो रही हो और कॉमेडी हो गई? नहीं होती ना। हमेशा किसी की बुराई करके, हमेशा किसी को नीचे दिखे के, नीचा दिखाना इज अ सबसे सही तरीका था, तो खुद को ही तुम अपना वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। हाँ। और यही होता है, तो इसी से ही निकलता है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर वो बात होती है कि वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार खाने को कुछ है नहीं घर पे, लेकिन कुछ चल रहा है। ऑफिस में एक वीडियो डाला था, तो ऑफिस का बहुत, जिसमें सारी ऑफिस की बुराइयां चल रही कि यार इनको काम एक करना है लेकिन मीटिंग इनको 14 करवानी है, उससे खत्म। एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि 9 बजे मीटिंग करेंगे एक दूसरी, इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, खत्म ही नहीं हो पा रहा। तो ये परेशानियां ही हैं जो कॉमेडी बन जाती हैं। हाँ, बट मेरा कोई दोस्त था, स्टैंड अप कॉमिक था, मेरे को नाम तो खैर छोड़ो, बट वो मेरे को ये कहता था कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने बचपन में बहुत टफ टाइम देखे है ना, उसके अंदर से कॉमेडी बड़ी नेचुरली निकलती है। राइट, लाइक इट ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको एक लेवल पे ना एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आपकी किसी से नहीं बनती, आपके कोई दोस्त यार नहीं है, आप किसी लेवल पे इनसिक्योर हो, मोटापा होता है, 50 जैसे होता है ना, मोटे लोग जनरली ज्यादा फनी होते हैं। एक स्टीरियोटाइप होता है ये कि आपको एक अडेप्टेशन अक्वायर करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। एक नेगेटिव है तो उसके अराउंड एक पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ता है। अब इट माइट बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसा आपके साथ वाज देयर अ स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक दैट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? क्या नाम था उसका दोस्त का? नहीं, मैं बता नहीं सकता, काटना पड़ेगा बाद में। Guys, my first book just came out and I'm taking 1 second to interrupt your viewing to tell you about it. This is the first book I ever wrote. It's available on Amazon. It's called Don't Shut Up. It's a cheat sheet on how to handle the social world between your 20s and your 30s and what to do in situations where you might otherwise be confused. Go check it out. Tell me what you think. मतलब इंडियन कॉमेडी सीन में से ऐसे खराब बचपन वाले लोग जो है ना, उनसे मत बात किया करो, डिप्रेस कर देंगे साले, सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहा है, हाँ, वो बाद में बोलेगा कि उसको अपने चाचा की याद आएगी कि मेरे को चाचा जी चॉकलेट लेने के बहाने जो है, बात करते करते वो, ठीक है। ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। हाँ। मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज़ होती है, बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई मैंने, पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने, कि तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे एक दिन, मैंने तुम्हें बना दिया। ये मजाक की बात है। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ, वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी,
चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे, क्या तो सवाल पूछूं भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर पड़े। यार बचपन में सीरियस देखो, हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरिफाई क्या बोलते हैं उसको, Poverty ग्लोरीफाई glamour। किया गया। हाँ, 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 ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, भाई स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये दो पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ, मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ, बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है, माँ बैठी है घर क्योंकि में, रुई खरीदने के पैसे नहीं रुई है। खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ, नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ, हाँ, हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे, उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया गया कि नाभि से रुई निकाल सके। तो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई, तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। हाँ। ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया है जो मेरा मन नहीं लगता था। इंजीनियरिंग? नहीं, अच्छा। इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को कि क्या होती है। उनको था कि ये भट्टे में मजदूर लग जाए, क्योंकि उनकी सोच वही थी। वहां पे सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर। सोचो हम कितने गरीब होंगे। तो ये प्रतापगढ़ में ही? ये प्रतापगढ़ में। हाँ। प्रतापगढ़ में ही। हाँ। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया प्रतापगढ़ में। अच्छा। और मैंने गरीब ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तो गरीबी खत्म होगी। सही बात है। गरीब से गरीब नहीं बढ़ने चाहिए। सो अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मैं ना, मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था। घर पे रामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। भाई इनसे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया। वनिता, गृह शोभा, सब पढ़ लिया। सरसलीले किताब आती थी, गंदी किताब थी। मतलब वो ऐसे सेमी गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया। पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल 9 मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ। क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को जो मन करे वो करने देना चाहिए, जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले। और कुछ इतने बदतमीज़ टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है
वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है, उसको लगता है लूजर ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। वो तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है, और मुझे पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लग गया कि देख भाई, तू आदमी ऐसे सही है। तो द थिंग इज कि 2-3 साल करा, नया माहौल था, बनारस ही बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए। कूड़ेदान मैंने देखा था कि यहाँ डस्टबिन लोग यूज़ करते हैं, ये नहीं कि जहाँ कूड़ा इकट्ठा हो उसको कूड़ेदान मान लिया। जो टीवी हम लोग बच्चों में किताबें नहीं पढ़ते थे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, वो मैंने बनारस में देखा। क्योंकि प्रतापगढ़ में तो भट्टी में ही फेंक देते हैं। नहीं, वहाँ तो फिर कूड़ा खा जाते हैं लोग। मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रतापगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। कहाँ है प्रतापगढ़, कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ आप पड़ेगा जो है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास ही पड़ेगा, और इक्वली ही पास बेहतरीन एवरेज शहर है वो। अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल मीडियम, और वहाँ फुल भौकाल में सब लोग रहते हैं, राजनीति का बोलबाला है वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया जगह है वो। अच्छा, जिनके लिए है बढ़िया, उन्हीं के लिए बस। आपकी पहली गर्लफ्रेंड BHU में बनी होगी? डीप पॉज। एक सिगरेट मिल सकती है क्या? हाँ, मिल जाएगी भाई। देखा था, करे याद आ गई, याद भी आई और सिगरेट की तलब भी आई। बहुत गर्लफ्रेंडें बनी मेरी। अच्छा, कई लोगों ने तो मुझे बनाया बॉयफ्रेंड अपना। अच्छा, पर देखो BHU में जब मैं था, वहाँ एक बहुत अच्छा नेचर का लड़का था मैं। मुझे तो भाई लड़कियां पहली बार मिल रही थी ना बात करने के लिए। वहाँ हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ लड़का लड़की से बात कर ले तो लाठी फेंक के मार देते थे टीचर की, क्यों बात कर रहा है। तो हमारा बहुत अंतर रहा है, लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं कभी जीवन में। और वहाँ हाय हेलो व्हाट्सअप तब आया भी नहीं था, तब से लड़कियां वहाँ व्हाट्सअप कर रही थी। तो वो सब चीज़ें देखी तो मैं तो भाई बहुत खुश रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अटेंशन मिला। मैं इसी में 4 साल निकाल दिए मैंने। पढ़ाई वो लोग करते रहे टीचर की, आप लोग करते रहना। एक बार जब आदमी ऐसे जाता है घर छोड़ के बाहर, तो एक बार तो फटता है उसका दिमाग इस चीज से। जवानी के दिन होते हैं भाई, जवानी की किशोरावस्था थी मेरी, अल्हड़ जवानी थी, 17-18 साल की बाली उम्र थी मेरी। हाँ, स्टेचू ऑफ प्यूबर्टी हिट करी थी उस टाइम मुझे। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, टेंशन मिल रहा था लड़कियों को, पता ही मुझे टेंशन भी मिल जाता था, मज़ा आ रहा था। बेसिकली दोस्त बने, लड़कियाँ फ्रेंड्स बने, लड़कों से कम दोस्ती रखी मैंने उनको। जबरदस्ती कंपटीशन क्यों पालना है अपने आसपास? जाओ भाई तुम छोला खा के आओ, मैं यहाँ पूरी खाता हूँ। नहीं, तो मजाक की बात है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त बने BHU में, और वो दोस्त मेरा अभी भी है। आते हैं शोज पे, बहुत शोज देख लिए। मेरा एक दोस्त है समीर, वो उसने जितने मेरे शोज देखे होंगे उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। तो ये है, मेरी दोस्ती सारी उन्हीं लोगों से अभी भी है। हाँ, ये तो होता है स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्त ना फिर वैसे नहीं बनते। वहां पे उस दोस्ती में, उस छिछोरेपन में, उस फिर तो वो बन जाते हैं ना कि बिजनेस से रिलेटेड संबंध बन रहे हैं, कोलीग्स बन रहे हैं। पर वो जो दोस्त का जो मतलब है कि जिसके साथ तुमने थोड़ा, और दिक्कत ये थी कि सारे दोस्त गरीब थे, मैं भी गरीब था। गरीबी में जो दोस्ती होती है उसका अलग मजा है कि भाई खाना खा रहे हैं, कुछ चाय पीने सब लोग चले तो गए, पर अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि यार तू खिलाएगा कि तू पिलाएगा कि कौन करेगा, कि कल मैंने पैसा दिए था, ये है। हाँ, बाद में पता चला कि चाय वाले को मार दिया किसी ने, जान से। हाँ, और एक दोस्त भी नहीं आया था उस दिन मेरा। अच्छा, कॉर्पोरेट शोज का क्या सीन रहता है भाई? कॉर्पोरेट शोज आर अ डिफरेंट वाइब, आई एम श्योर, राइट? यस। आपको यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड समवॉट। यार मेरा मटेरियल ही ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे बहुत फिल्टर करने की जरूरत है। मैं क्लीन कॉमेडी की तरफ ही हूँ। तो कॉर्पोरेट शोज में भी वही रहता है कि नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, राइट। किसी उस पे वो सब मत बोलो, किसी को दुखी मत करो,
बट अंकलों को हंसाना इज अ वेरी डिफरेंट, आई एम श्योर. समहाउ कॉर्पोरेट मैंने क्रैक कर लिया है. मतलब 100 में से जो है आप समझ लो कि 70 शोज अच्छे होते हैं, 90 शोज 80 शोज अच्छे होते हैं, पर 20 जो होते हैं वहाँ मौत मच जाती है. क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी. उनको लग रहा है कि कॉमेडियन है तो साड़ी पहन के तो आए कम से कम. कपिल शर्मा देखा है जब उन्होंने. हाँ, तो उनका ये है कि कुछ जादू दिखाए, कहीं से गेंद निकाले. कहाँ से गेंद निकाले? कहीं से मोटो का मजाक उड़े. हाँ, बार बार मोटो को मोटा बोला जाए. एक आदमी खड़ा होके बोल रहा है और वो नाच भी नहीं रहा. तो ये शॉकिंग होता उनके लिए कि ये यही बोलता रहेगा क्या, ये अब इस पे हंसना है क्या हमके. तो ऐसे शोज में अच्छा, उन्हें लगता होगा बैकग्राउंड से हंसी नहीं आई कुछ. हाँ, कुछ तबला उबला बजा रहा है, कुछ कॉमेडी, कोई सेटअप, वो सब चीजें. तो लेकिन ये बहुत वो होता है, बहुत कम होता है समहाउ चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि जो आप देखो मेरा जो मटेरियल है यूट्यूब पे वो भी कॉर्पोरेट से ही रिलेटेड है. और वो बहुत बुजुर्ग वाला जो है वो कम ही होता है शोज. वो रोटरी क्लब वाले हैं, वो सब वो कभी कभी बुला लेते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाता है. और वहाँ पर भी हम कंफर्टेबल करा देते हैं कि भाई सुन लो. पर कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 घंटा मौत मची है पूरा. बहुत वियर्ड लगता होगा भाई जब पसीने छूट जाते हैं कहाँ से हमें खुद नहीं पता. जाके कपड़ा चेंज करना पड़ता है घर पे. जब ऐसे शोज होते हैं तो खाना वाना भी नहीं खाते हम लोग. वहाँ पे चले जाते हैं कि यहाँ फिर इतना घटिया शो करने के बाद अब यहाँ बैठ के दाल मखनी खाऊंगा मैं. तो कौन आएगा कि आओ बेटा अभी पेल रहे हो. हंसा तो पाए नहीं हमें, क्योंकि जाके कर लेंगे. पर ये पता लग जाता होगा भाई 10 मिनट में कि ये शो मतलब बॉम्ब होने वाला है, ये डेड हो रहा है शो. 10 मिनट में हाँ पता चल जाता है कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि लैंड नहीं हो रहे. हम बहुत एफर्ट मारते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं हम. वो एफर्ट दिखता है कि भाई क्या दिक्कत हो गया है यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई. आप उस जब अगर शो नहीं चलता ना, क्योंकि अपने को आदत है. और जो है स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अटेंटिव है ऑडियंस की तरफ से भी और आर्टिस्ट की तरफ से भी. म्यूजिक वगैरह है कि आप बजाते रहो, कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. स्टैंड अप कॉमेडी में 5 पंच मैंने मार दिए और उसमें हंसी अभी तक नहीं आई, तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, हमारी टांगें कांपने लगती हैं, पसीने आने लगते हैं सर्दी में भी कि यार कैसे काटूंगा मैं आगे के 40 मिनट यार. इनको कैसे ये कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आगे 200 लोग बस तुम्हें घूर रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, जबकि उन्हें हंसना चाहिए था अब तक. राइट. तो तुम्हारी आत्मा तो वहीं मर जाती है. पर ये भी मैंने क्रैक कर लिया है, अब मैं हो गया हूँ बेशर्म. अच्छा, ठीक है, वो बुला रहे हैं. हाँ. मैं एफर्ट मारता हूँ. मैं देखो अपनी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ कोशिश. मैं बोलता हूँ भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या नहीं हंस रहे, क्या माँ बाप बच्चे प्रॉपर्टी हड़प लिए तुम्हारी, क्या दिक्कत है. उन लोग की हड़पी भी होती है, उनका नहीं हंसना बनता भी है. हाँ. पर वो शो में ही नहीं आना चाहिए था तुम्हें. फिर तो तुम प्रॉपर्टी की रिजोल्यूशन लो बाहर जाके. इतने साले वृद्धाश्रम खुले हैं. उनका बिजनेस कौन चलाएगा? वही ना यार. एक चीज बताओ, हर धंधे का कुछ एक होता है ना. हाँ. मैं वृद्धाश्रम खोल लूं, हाँ. अब मैं देखूं कि सारे बच्चे श्रवण कुमार निकल गए, माँ बाप की सेवा करा, मैं तो दिमाग ही खराब हो जाऊंगा. मैं तो डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा. मैं उनके घर पे कलेशी औरतें भेजूंगा कि तू जा घर तोड़वा. ऐसी ट्रेनिंग में तैयार करवा रहा हूँ लड़कियों की कि तुम लोग ब्यूटी पार्लर का पहले कोर्स करो, सुंदर बनो, क्योंकि तन की सुंदरता ही तो है, मन तो सुंदर होगा नहीं तुम्हारा. उसके बाद फिर जाकर वहां पर तोड़वा दो घर, और फिर हमारा धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खुले. यहाँ पेटीज बटे, यहाँ केक कटे, सेलिब्रिटी आए यहाँ मनाने के लिए बर्थडे, रिबन काटने. एक बुढ़े को तो मैं जब व्हील चेयर पे हमेशा बिठा के रखूंगा कि तुम चल सकते हो, लेकिन अभी वो लोग आए, अभी तुम्हारे पीछे मैं चल रहा हूँ ना लेके, अभी 2 मिनट के लिए हगना मुतना रोक दो थोड़ा. सांत्वना. हाँ, सांत्वना दो कि ये सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, इनको देखो कितने खुश हैं. इनके अपनी सास के साथ गलत संबंध थे. ऐसा भाई, ये यही तो है. हम मोरालिटी में जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है. धंधा होता है, धंधा होता है. अश्नील ग्रोवर का यही कहना है. गुलशन ग्रोवर के मामा के लड़के हैं, उनकी बात मुझे सही लगती है. भाई धंधा क्या तू पढ़ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये है वो है, धंधा है ना भाई. जब
हम मतलब जब मैं छोटा होता था, आप भी छोटे ही होते थे तब, पर तब एक बहुत अलग टाइप की कॉमेडी चलती थी। मेरे को याद है हम कॉमेडी सर्कस वगैरह देखा करते थे। वो एक बड़ा अलग जॉनर, उसमें स्किट भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन पंचेस वर वेरी डिफरेंट, मतलब इतने रियल नहीं होते थे वो पंचेस। एक दो लोग बड़े फनी होते थे। नहीं, मुझे बहुत फनी लगता था यार कॉमेडी सर्कस। लहरी, मुझे बहुत फनी लगता था कॉमेडी सर्कस। मुझे लगता है कि कपिल का जो बेस्ट वर्जन था, हाँ कपिल को अभी भी लेजेंड भी मानता हूं मैं, हाँ, पर उनका बेस्ट वर्जन था वो कॉमेडी सर्कस। शमशेर बन के आता था वो, शमशेर बन के आते थे कॉमेडी सर्कस। वो आप लाफ्टर चैंपियन की बात कर रहे हो। अच्छा। जब वो छोटा सा प्रहसन टाइप का प्ले होता था, हाँ, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतनी यार, अपना मैं इतना समझ गया हूँ कि बहुत सारे हमने स्टे लगा दिए चीज़ों पे कि ये गलत है वो गलत है, जो कि ठीक है, हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं। पर भाई उस लेवल का फनी, उस लेवल का जो चीज़ें होती थी वहाँ पर, क्रेजी होती थी, बहुत हंसी आती थी वो चीज़। और वो एक अर्जुना पूरन सिंह को इसलिए रखते थे कि ये हंसेगी जोर से, बैकग्राउंड सारा कवर हो जाएगा। देखिए अब हंसी ना वो होती है कॉन्टेजियस। 4 लोग हंसते हैं तो आपको भी हंसी आएगी। और मुझे लग रहा है अर्चना पूरन सिंह उसमें बेस्ट है। क्या पैसा ठोका है अर्चना पूरन सिंह ने सिर्फ हंस के। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आगे उनके साथ काम करना है मुझे। हाँ राइट, ठीक है, राइट। और उनको मेरे साथ भी काम करना है, तो वो भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलती कभी। आप देखो, पहले तो पूछता ही नहीं कोई। नहीं, बट मैं आई मीन दिस आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इवन सिद्धू जी, उनको बस बढ़ा दो, ओए होए, वो खींच देते थे भाई। ऐसे कर जेल चले गए। तो बोला ऐसे ऊपर बैठा था कि मेरे को उंगली उठाना। भाई मेरे को याद है एक शकील हुआ करते थे। अरे बहुत बढ़िया। क्या तो भाई वो आदमी को बेइज्जत, इतना बेइज्जत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इवन कपिल शर्मा पे एक वो नहीं बन के आता राजेश अरोड़ा, जिसमें वो एक पिंक कलर का बेटा आपकी तो शक्ल ही बुरी आती है। भाई वो मेरे को इतना फनी लगा। मेरे को सारी कॉमेडी वो फनी लगती है जिसमें आप किसी की उल्टी सीधी बात कर रहे हो, किसी को ले रहे हो किसी की बढ़िया तरीके से। एक सिद्धार्थ सागर भी मुझे बहुत ज्यादा पतला सा भाई, वो मतलब मुझे नहीं पता वो अभी फॉर्म में उतने क्यों नहीं दिखते अब, बट मतलब उनका जो है एकदम यंग टाइप के ही है लड़का। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बुजुर्गवार हूँ। नहीं, वो बहुत बढ़िया कॉमेडियन है भाई। उनकी कॉमेडी मुझे बहुत फनी लगती है यार। बहुत जिस तरह के बॉडी के साथ में वो अपने खेलते हैं, जिम कैरी जैसे करते थे, उस टाइप का वो ऑब्जर्वेशन उनकी है। कभी कभी शायर वायर बन के ये अटक गया क्या, वो दिखा रहा है मेरे को सिद्धार्थ सागर। हाँ ये भाई बेहतरीन मतलब मुझे बहुत। प्ले कर कुछ अंश, ये वाला करना जो एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहता है? मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं? आप कैरेक्टर से बाहर होंगे तो सुन पाएंगे ना। इनकी गाड़ी पे मसक्कली बैठी हुई थी। मैंने उसको बताई, मैंने कहा मैडम मैं परेशान हो चुका हूँ, ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। उसने मेरी पूरी बात सुनी और जानते हैं उस मसक्कली ने मुझसे क्या कहा? क्या कहती है? एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके। दूसरी वाली दिखा, ये सेम ही है। फिर मैंने कहा फिर अच्छा ये तभी क्या है, कॉमेडी सर्कस की हैं ये उस टाइम भी दिखते थे। अच्छा, और ये मुझे बहुत अंडररेटेड लगते हैं, बहुत अंडररेटेड। मतलब बहुत पोटेंशियल इसमें। अच्छा, जैसे सुनील ग्रोवर की जो सबसे बढ़िया बात थी कि कॉमेडियन से ज्यादा एक्टिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी उनका, ये सिद्धार्थ भाई का भी यही है कि ये पूरा ना ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी को कि वो क्या होगा, और वो है ना कि वही इंसान बदल गया, वो बॉडी में ले आते हैं उसको, बॉडी में ले आना, आते हैं। हाँ वो चीज। बट एक जॉनरा, एक मतलब मेरे को लगता है जनरेशनल डिफरेंस है। क्योंकि मेरे ख्याल से पहली स्टैंड अप कॉमेडी भी इंडिया में क्या आई थी, ऑल इंडिया बकचोद। लाइक मतलब आफ्टर दिस लाफ्टर चैलेंज एंड कॉमेडी सर्कस सबसे पहली ऑल इंडिया बकचोद थी। ऑल इंडिया बकचोद के बाद मेरे को याद है जाकिर भाई की एक वो वीडियो हुई थी, मैं तो पिघल गया, क्या सख्त लौंडा वाली। उसके बाद जो काम उठा है फिर तो मतलब वो रुका ही नहीं है। बट इसमें एक बहुत डिफरेंस है जो आज मैं देखता हूँ उपमन्यु को करते हुए। एक बड़ी हाउ डू यू से, एक बड़ी डायरेक्ट डिलीवरी होती है इसमें, एक बड़ी एनिमेटेड सी डिलीवरी होती है, कूद फांग की डिलीवरी होती है। टीवी पे मैंने किए हैं मैंने कुछ शोज, तो टीवी का सीन ना बहुत लाउड है,
उसमें हर चीज़ लाउड होनी चाहिए। और वो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि यार उनका अच्छा है या इनका बेहतर है। पहले मुझे लगता था कि यार टीवी, बट उन्होंने टीवी की बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं टीवी के लोग। और उनका एक सिस्टम है, जैसे मैंने जोक्स किए तो उसके बाद बोले कि अब उसके साथ कर लो, म्यूज़िक के साथ में। हम कहा म्यूज़िक के साथ भी? बोले हाँ, वो सुरेंद्र बैठा है, तुम जब जोक मारोगे तो तबला बजाएंगे। सुरेंद्र तबला वहाँ पर भी थे, तो वहाँ पर वो था तो है। लेकिन उनका भी एक बड़ा प्रोडक्शन होता है, वो सब चीज़ें, और लोगों को जो वो घर पे बैठ रहे हैं उनको वही पसंद आ रहे हैं। राइट। को भी बहुत जब छोटी मिल रही उनको। एक मेरे को याद है बचपन में एहसान कुरैशी होते थे, याद है आपको? हाँ। वो जो गा गा के सुनाते थे। वो भी तो पहला लाफ्टर चैम्पियन, तब तक तो हम देखते थे और पागल हो जाते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था यार ऐसा कुछ करेंगे। राजू श्रीवास्तव तो लेजेंड ही है, लेजेंड ही है। हाँ, मतलब वही इंडिया में अगर पहले कॉमेडी का कोई चेहरा सबसे पहला बना तो राजू श्रीवास्तव है। उनसे पहले फिर वैसे शोज आते थे टीवी में, फ्लॉप शो आता था, एक जसपाल भट्टी का आता था, जसपाल भट्टी साहब का हाँ, फ्लॉप शो आता था, और बहुत सारे ऐसे रजनी और पुराने सीरियल आते थे, ऑफिस टाइप के शो आते थे, स्किट वाले, वो भी बहुत फनी होते थे। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। Right. वो जो मुझे लगता है वो बेस्ट एरा था टीवी का। आपको FIR याद है? FIR मुझे अभी बहुत पसंद है, बहुत। उसमें गोपीनाथ गुलगुले बहुत फनी लगता है। मम्मी जी ओ भाई, वो तो इतना फनी। और उसकी हर बात में ना एक वो होती है राइट, कहाँ घर, माय घर इज द पालम इज द, कहाँ है मेरा पालम इज द। बहुत फनी, बहुत फनी। क्या बोलता था यार वो गुलगुले। और उसमें एक सेक्सुअल टेंशन कविता कौशिक के साथ हमेशा मेंटेन करते थे। और मेरे को पता है सच में, तब मतलब बचपन में समझ नहीं आता था सेक्सुअल टेंशन वगैरह। बाद में रियलाइज करा, आज चलता है भाभी जी घर पे है, देखा है आपने? वो सेम फॉर्मेट है। देखिए सेक्सुअल टेंशन उसमें FIR में तो मुझे नहीं था। मैं एक्चुअली सेक्सुअल बातें करना नहीं चाहता, तो इसलिए सिर्फ टेंशन आप बोल दो। हाँ, सिर्फ टेंशन। बट मतलब जो ये एक वो चलता है ना कि इसकी बीवी पे इसका क्रश है और इसकी बीवी पे इसका क्रश है, ये एक बहुत जॉनरा डिफाइनिंग अनैतिक चीजें तो दिखा तो रहे ही हो, देखिए। हाँ, लेकिन अब कॉमेडी है, कितना तुम शरीफ बन के कॉमेडी कर लोगे यार, सिंपल चीज है। सही बात है। तो आपके इवन दो इट्स अ वेरी जॉनरिक क्वेश्चन, बट चलो, फक इंस्पिरेशन, आई वांट टू नो हु डू यू लाइक इन द सीन, लाइक हु डू यू लुक अप टू एंड बी लाइक यार ऐसा करना है काम? बिकॉज आई टेल यू व्हाई। मैं I hadn't given comedy its due until I saw जाकिर भाई परफॉर्म तथास्तु। ठीक है, तो मेरे को ना मेरी एक फ्रेंड है, आप शायद जानते हो, प्रेरणा ओभान करके। प्रेरणा यूज्ड टू वर्क फॉर OML बिफोर एंड देन Amazon। तो मैं न्यूयॉर्क में था, प्रेरणा ने मेरे को बोला जाकिर भाई आ रहे हैं, शो जाके देखना है। मैंने बोला यार प्रेरणा मैं कहाँ 2 घंटा बैठूंगा? तो शी वाज लाइक नहीं जाना है। तो मैं चला गया देखने, उसने मेरे लिए टिकट विकेट कराई। भाई उस शो में हंसा, रोया, इतनी गहराई में अपने दिमाग की चला गया। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे को रियलाइज हुआ ये तो कॉमेडी तो लाइक कहीं और जा चुकी है, ये कॉमेडी है ही नहीं, ये कहीं। और मेरे को उससे लगा कि कभी, मैं ऐसे भी बोलता हूँ कई बार, अगर हम कभी कुछ स्टेज शो करेंगे ना, तो आई वांट टू फाइंड अ वे टू डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट जाकिर डज। वो नहीं कर सकता मैं, बट एक सीरियस एलिमेंट, एक फनी एलिमेंट। जय सिंह को आपने देखा है? जय सिंह भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और मैंने उनका शो देखा था। और ये था कि भाई उनके शो में ना पहले टिश्यू पेपर सबको दिए जाते हैं शो में जाने से पहले। हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद, टिश्यू पेपर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई रोएंगे ज़रूर सब लोग। मैंने बोला भाई ऐसा तो क्या ही है। हाँ। मैं पहली बार शो में जा रहा था कि वो रोना ही पड़ा मुझे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो शो ऐसा है कि शुरू होता है कॉमेडी से। हाँ। कॉमेडी होते होते वो कुछ ऐसी आपके अंदर की चीज़ें हिट कर जाता है बंदा। हाँ। कि लगता है कि भाई जय सिंह शो मी। हाँ, कि यार तुम कनेक्ट कर लोगे, तुम अपना कोई ना कोई ट्रॉमा ढूंढ लोगे। हाँ। और तुम उससे कनेक्ट करके रोगे, फूट फूट के रोगे। शो खत्म होते होते पूरा हॉल सिसकियों से, रोने से भर जाता है। और वो बंदा मिलता है और लोग, मतलब मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का शो होता है और 3 घंटे लोग मिलते हैं, हक करते हैं उनको, एक एक करके अपने दिल की बातें बताते हैं। इनसेन। हाँ, तो वो शो ऐसा होता है। मैंने वो शो उस तरह का चीज़ पहली बार देखा और मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जा पाने की। मेरी तो अब उनसे अच्छी बातचीत है। हाँ। मैं बोला फिर आओ, मैंने बोला अपना काम करो आप। अब मेरे को आपसे पंगा नहीं चाहिए। यही चलता रहेगा रंडी रोना जिंदगी भर। कितना ट्रॉमा प्रोसेस करूं, बहुत हो गया भाई। उस दिन रो दिया मैंने भाई, उसके बाद नहीं, मैं इजीली रोता नहीं हूँ उस तरह का। ये है क्या? हाँ, ओल्ड स्कूल बास्टर्ड करके इनका हर जगह पे है, एंड ही इज अमेजिंग। अच्छा, 59 मिनट्स। हाँ, कुछ छोटा दिखा अंश? नहीं, ये तो मैंने भी नहीं देखा। ये तो इंटरव्यू देखो, वो अच्छा। होगा, ये होगा
हाँ तो रील्स है, हाँ। ये शो का तो कुछ पार्ट नहीं मिलेगा, रील्स मिलेंगी। इनकी वॉइस आपने सुनी होगी, ये बहुत फेमस है, आपको इंस्टाग्राम पे इनकी वॉइस मिल जाएगी। मिल जाएगी, क्लिक करना है। अगर वो पूछ ले हमसे उफ, ये तो मैंने सुना है। कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो, अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे कहाँ रहते हो शामों में, तो शामों में कहाँ हम हो, अगर वो पूछ ले हमसे। ये मैंने पता है किसकी रीलों में देखा है, बादल की। बादल को जानते हो? हाँ, वो पोएट्री भी करता है ना साथ साथ में, थोड़ी थोड़ी रीले उठाता है वो। हाँ रील उठाता है। बेचारा बादल। हाँ मैं समझ गया। अच्छा मैंने एक रील डाला था जिसमें एक घोड़ा था जिसके ऊपर मैं बैठा था, बादल नाम था उसका, बादल पे सवार होके जा रहा हूँ मैं। तो उसने सब बादल से पूछने लगे, भाई जिंदा है, मर गया क्या है? ठीक है, तो उस पे चढ़ गया, यार आगे रवि गुप्ता सुना है। बादल बड़ा अच्छा ही लगता है मुझे तो। आप मेरे को अपने साहित्य के इंटरेस्ट के बारे में बताओ। व्हाट हैव यू रेड, व्हाट हैव यू एंजॉयड रीडिंग? तो पढ़ने की आदत थी तो पढ़ना शुरू कर दिया, और जब ये हिंदी की किताब आती थी उसमें मैथिली शरण गुप्त थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, इनकी कविताएं बढ़िया लगती थी। और फिर प्रेमचंद ने फिर लगा कि यार, क्या प्रेमचंद का, व्हाट डिड यू रीड? प्रेमचंद की मैंने बहुत सारी एक तो बुक थी जिसमें बहुत सारी, नमक का दुर्गा थी जो हम सब ने पढ़ी होगी, और उसके बाद फिर उनकी उर्मिला, किताब पढ़ के कैसे रो सकता है कोई, मैं रोया हूँ किताब पढ़ के। उर्मिला नाम की एक उपन्यास है, वो पढ़ा है। क्या होता है उसमें, वॉक मी थ्रू। उसमें एक औरत की कहानी है जिसकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा रहता है, बहुत दुख रहता है। अपने एक सौतेले बेटे से वो बहुत बेटे की तरह प्यार करती है, पर उसका पति शक करता है कि इसका संबंध गलत है इसके साथ में, अपने बेटे के साथ, सौतेले बेटे के साथ। हाँ। अच्छा। जबकि वो उसको बेटे की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ऐसे उसकी लाइफ में बहुत और चीज़ें होती हैं, अब मुझे भी याद नहीं है, लेकिन था कि मैं रो दिया था। ऐसे ही दो बैलों की कथा है, पंच परमेश्वर थी, और एक बड़ी अच्छी मुझे याद, मतलब उनकी उन्होंने जो उस टाइम की बहुत गहरी चोट करी, जो उस टाइम की सोसाइटी थी, जो उस टाइम का समाज था। जैसे एक बड़ा अच्छा सदगति करके एक उपन्यास है। एक नीच जात का आदमी रहता है, वो जाता है पंडित जी के यहाँ, उसको घर पे पूजा करवानी होती है, और पंडित जी जो है उसको पूरा जो है हड़का देते हैं। हड़क नहीं, कहते हैं कि तो मैं कर दूंगा तुम्हारे यहाँ पूजा, मेरे यहाँ सामने लकड़ी है वो चीर दो। धूप कड़कती है, वो बंदा लकड़ी चीर रहा है, पूरा टाइम लकड़ी चीर रहा है, और बोलते कि इन लोग का तो काम ही यही है, ये मेहनत नहीं। उसको बुखार भी है, और वो इस चक्कर में कि पंडित जी आएंगे मेरे घर पे पूजा कर देंगे, और लकड़ी चीरता है, और लकड़ी चीरते चीरते मर जाता है वो। जब मर जाता है तो अब इन दोनों को लगता है कि भाई इसका बॉडी का क्या किया जाए। अब इनके मोहल्ले वाले तो आएंगे नहीं, बोलेंगे कि मार दिए इसको और वो सब चीज़ें, वो तो हमको क्या करें। तो रात में पंडित और उनकी पत्नी जो है मुंह पे कपड़ा बांध के उसकी लाश को गमछे से बांध के घसीटते हुए कहीं छोड़ के आते हैं। तो ये सदगति थी उसकी, जो उसने इतना काम किया उसका ये मिला उसको। तो बहुत मार्मिक कहानियां रही प्रेमचंद की, ह्यूमरस भी बहुत अच्छी कहानियां रही। एक सत्याग्रह की कहानी थी जिसमें एक सत्याग्रह पे बैठता है एक बंदा, मोटे राम शास्त्री पंडित, और वो जो है बैठता है। अब उसको भूखा रहने की आदत है नहीं, भूखा होके बैठ गया, सब लोग उस पर बैठे हुए हैं। अब वो जितना भी दुकान आए, कोई देखा कि समोसे वाला दुकान आ रहा है तो उसको गाली दे रहा है कि हरामजादे को इसी टाइम मेरे सामने से होके जाना था। कभी कचौड़ी वाला है तो बोल रहा है कि जल्दी लेके चला जाए यार यहाँ से, और ऐसे कोई भी उससे बात करने आ रहा है तो उसका दिमाग इसी में लगा हुआ, और लास्ट में वो हार जाता है, वो खा लेता है कुछ। तो ये, लेकिन पूरा सिनारियो बहुत फनी था। ये व्यंग हुआ ना एक तरीके का। ये व्यंग था, ये व्यंग था। उन्होंने व्यंग बड़े किए हैं उस टाइम जो समाज में कुरीतियां चल रही थी, जो कि थी भाई। ठीक है, वो तो मतलब हाँ, उसको देयर इज नो डिनाइंग। मेरे को याद है मैंने स्कूल में शायद काबुली वाला पढ़ी थी, वो प्रेमचंद है? नहीं, वो है आई थिंक रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ, मतलब बंगाली, शरद चंद्र। अच्छा, बंगाली कोई राइटर है उनके। अच्छा, तो वो उनकी है रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ। वो मेरे को याद है, मैं बचपन में कहानी पढ़ी, मेरे को ना उसका मतलब ही समझ नहीं आया था। मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है, एक वो काबुली वाला होता है, वो आता है एक छोटी लड़की को कुछ दे जाता है, फिर वो गायब हो जाता है बहुत टाइम बाद। फिर वो जब वापस आता है, उसकी ना याद उस लड़की से जुड़ी होती है, तो वो उसको ढूंढते हुए वापस वहां पहुंचता है। और तब मैंने बोला, जब हिंदी के उसमें हमारे उसमें स्कूल में थी, मैंने बोला इसका क्या मतलब हुआ। और मेरे को कई बार ऐसा लगता है स्कूल में जो हमें पढ़ा देते हैं ना, उसकी डेप्थ
उस बच्चे के दिमाग में नहीं घुसती, उस टाइम नहीं घुसती नहीं घुसती है। अब मैं जब वो मुड़ के देखता हूँ और अब मेरे को जो यादों का स्वाद है ना, एक रस है कि क्या होती हैं यादें। मैं भी पिछले पॉडकास्ट में भी लक्ष्य के साथ ये बात कर रहा था कि जब मैं स्कूल गया, मैं स्कूल में घूम रहा हूँ और मैं याद कर रहा हूँ एक साथ 8 मेमोरी आ रही है एक कॉरिडोर की, कि यहाँ पे ये हुआ था, इससे प्यार हुआ था, इससे लड़ाई हुई थी, इससे झगड़ा हुआ था, इस टीचर ने पकड़ लिया था। ये सारी यादों का एक रस है, और वो यादों का रस उस कहानी के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश करी थी। वो भी एक ऐसी लड़की और एक ऐसे काबुली वाले के बीच में जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। वो उसके अकेलेपन की कहानी थी, वो उसकी यादों की गलियों की कहानी थी। बहुत बढ़िया कहानी थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मुझे लगता है कि जब बच्चे होते हैं हमें उसका मेन मर्म नहीं समझ में आता, पर उसका इमोशन हम तक पहुंचता है कि उसमें दुख जो हो रहा है, राइट, वो दुख हम फील करते हैं। हालांकि उसका जो इक्वेशन रहा उन लोग का समझ नहीं आया होगा उतना, पर कुछ भी चीजें जो हो रही हैं वो होती है। मेन रस समझ में आता है कि ये दुख है, कि ये सुख है, कि ये फनी है, कि ये क्या है। बट पता है क्या, मेरे को द रीजन व्हाई आई ब्रिंग इट अप इज, मेरी जनरेशन में तो भाई इंग्लिश हैड अ प्राइमेसी। मैं भी अब इंग्लिश में ही बोलता हूँ, मैं पढ़ाई मैंने सारी इंग्लिश में करी है, अभी भी सब करते हैं, बट अभी मेरे को लगता है हिंदी रिसर्जेंस हो रही है। हिंदी साहित्य, हम ओशो की बात कर रहे थे जब लाइट गई हुई थी, आप ओशो को इंग्लिश में सुन लो, मजा ही नहीं आता। आप ओशो को हिंदी में सुनो, ऐसा लगता है कोई आदमी कविता कर रहा है सीधा सीधा बैठे बैठे। और मेरे को हिंदी में इंटरेस्ट ही ओशो को सुन सुन के आ गया। मैं कुमार विश्वास को सुनता हूँ, ओए होए होए यार, ऐसे फीलिंग्स जाग उठते हैं जो मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर हैं। मुझे देखिए, मुझे लगता है हर भाषा की अपनी खूबसूरती है। हम ना बस थोपने में लगे हुए हैं कि ये बेहतर है, ये बुरी है। अभी उर्दू पे चोट की जा रही है या अभी हिंदी पे। पर मैं तो फिर बीच में मिर्ज़ा गालिब को मैंने थोड़ा मैच्योर हुआ, थोड़ी समझ में आई, तो एक मैंने बड़ा अच्छा शेर मैंने टीवी पे ही था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ी गुफ्तगू क्या है। कैसा बात करने का तरीका है। ये शेर जगजीत सिंह ने गाया है और नसीर साहब ने मिर्ज़ा गालिब का रोल किया है, राइट, और जगजीत सिंह की आवाज़ है। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मेरे को समझाओ ये शेर, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हाँ, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये बात करने का तरीका क्या है। हाँ। ये बात करने का मतलब, ये एक थोड़ा सा नहीं समझा पाऊंगा मैं, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छा पसंद है, बहुत हाँ, बढ़िया। फिर मैंने मिर्ज़ा गालिब के बड़े अच्छे शेर पढ़े कि कहते हैं कि गालिब मत पियो शराब मस्जिद में बैठ के, तो मुझे वो जगह बताओ जहाँ खुदा है। नहीं है, खुदा नहीं, वो खुदा नहीं है। वो ऐसे जाता है कि गालिब मत पी शराब मस्जिद में बैठ के। हाँ, क्या ये वाला खोलियो, इसमें पता है पूरी कॉन्वर्सेशन है, इसके आगे 4 और शेर हैं, क्योंकि इसके बाद फैज ने कुछ लिखा, फिर किसी ने कुछ लिखा। ये मेरी फेवरेट हुआ करती थी एक टाइम पे। गालिब के जो है जौक करके, उनसे बहुत पुराने शायर थे, उनसे था। तो एक ये हुआ था, आई थिंक एक बहुत बड़े शायर थे, अब जफर के दरबार में ही रहते थे ना मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर के। तो एक, अब ये गालिब तो बकचोद आदमी थे, ये बैठे रहते थे अपने लौंडे लपाड़ों के साथ, राइट, गलियों पे, और उनके सामने से एक बड़ा जो है शायर गुजरा, पूरा उसका चौकी वगैरह लेके जा रहे हैं, उसका पूरा शाही सवारी निकल रही है। तो उसको तंज कसा गालिब ने कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि तुम साला ये बादशाह का चाटते चाटते तुम इतना एटीट्यूड में आ गए हो कि तुम जो है स्टाइल मार रहे हो। बना है शाह का मुसाहिब। उन्होंने शिकायत कर दी कि ये मिर्ज़ा गालिब जो है उल्टा सीधा मेरे को बोल रहे थे। बोले ठीक है, उसको बुलाओ लौंडे को। उसको बुलाया गया, शाम को सजाई गई। बोले हाँ भाई क्या बोल रहे थे? कह रहे मैं तो बस मैंने आधा शेर ही बोला है। बोला आधा शेर? बोले क्या? बोले तुमने बोला नहीं बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। बोले हाँ ये मैंने बोला है। इसके बाद की सुनो, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना गालिब की क्या है, वगरना गालिब की आबरू क्या है इस शहर में। अपने ऊपर ले लिया कि जो बना है एटीट्यूड वो आपकी वजह से बना है साहब। पूरा माहौल ही पलट दिया। वो सब इम्प्रेस हो गए कि ये मैं मेरे बारे में कह रहा था, मेरे अंदर एटीट्यूड जो है ना वो आपकी वजह से है। अच्छा ये मेरे को समझ ही नहीं आई बात। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, ठीक है ये मैं समझ गया। हाँ। वगरना गालिब की आरजू क्या है इस शहर में, वरना अच्छा वरना गालिब की ही क्या आरजू है। हाँ वरना गालिब की, ये लाइन एग्जैक्टली नहीं है, वगरना वो भी खोल दे, गालिब की शहर में आबरू क्या है। कि मेरी कोई औकात ही नहीं आपके सामने। तो इन्होंने बोला कि गाली दिया लेकिन फिर उसको खुद पे ले लिया। तो ये है, ये पोएट्री कर सकती है।
ये पोएट्री, ये शायरी है, ये शायरी कर है। सकती जैसे है। एक पाकिस्तान के एक बड़ा बेहतरीन, मुझे उससे डार्क शायर कोई लगता नहीं, हाँ उनका नाम है जिया मशकूर, अच्छा जिया मजकूर नाम है। तो उनका एक शेर है कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। समझो, फक हो गया ना फक, फट गई ना गाड़, ये वाली बात ये वाली बात समझ में भी आई, है ना, फक ये बात बहुत बढ़िया लगी, है ना, ये बात कि बहुत हमको बढ़िया लगी। नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूं जिसका मैंने पीछा करना होता है। सिंपल लाइन, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई। ये जिया मशकूर है, पाकिस्तान की बेहतरीन। ये रही वो वाली, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना नहीं, हो। हाँ, तो कोई कहता है मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां पर खुदा नहीं। अच्छा, इस पे सबने अपना अपना हाँ, फिर कहता है काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। खुदा तो मौजूद है दुनिया में, मैं हर जगह जा, तू जन्नत में जा वहां पीने पर मना नहीं। तो इस पे पूरा वो निकला पड़ा है। अपना किया। काशिफ अहमद 2019 तक लिखे हुए हैं भाई, आदमी लगे हुए हैं भाई। ये सब ठेके वालों ने गुड़गांव के लिखा है। जो ठेका में बगल में आते देखे गुड़गांव के, क्या हाईटेक आते हो गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सिस्टम तो थे ही नहीं जब मैं लास्ट इंडिया में था, ये सब नहीं होता था भाई। शराब पीता नहीं मैं ना, तो मुझे उतना कुछ शॉक वॉक टेस्ट नहीं, फिर क्या गालिब सुनोगे यार, शराब पी के सुननी पड़ेगी। नहीं, यही तो बदतमीजी है, लोगों को यही समझ में आता है कि शराब पी के ही, हाँ। जबकि आप गांजा मार के गांजे को क्यों डिवैल्यू कर रहे हो? जब गांजा मार के गालिब से सीधा हाथ ही मिला रहे हो, मैं हग ही कर ले रहा हूँ। तो सुन के क्या फायदा? सुन के क्या फायदा भाई, सिंपल चीज है भाई क्रेजी भाई। आप गजल वजल सुनते हो? गजल कवाली क्या पसंद? जगजीत सिंह तो मेरे बहुत बहुत ज्यादा, अभी भी सुनता रहता हूँ मैं। टप्पे टुप्पे, टप्पे तो वो था ना जिसपे बी प्रॉक ने कर दिया। हाँ भाई, लंबरगिनी चला है। हाँ। मैं देख रहा हूँ यार रील पे ना, बी प्राक वाले जो गाना है वो बहुत अच्छा गाना था, राइट, कि तुझे तेरी दुनिया मिटा दूंगा। हाँ नहीं तेरी नहीं, हाँ सब कुछ ही जला देंगे पापा, तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया मिटा देंगे, ऐसा कुछ जला देंगे। हाँ, उसका सब लोग बोल रहे कि इसका ओरिजिनल है लंबरगिनी चलाई जान देने। हम कहे इसका ओरिजिनल ये है कि कोठे विच आ महिया, जो जगजीत और चित्रा ने गाया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मेरी किस्मत थी, मैं बहुत यंग था तो ना मैं कवालियां और गजलें सुनने लगा। गुलाम अली, मेहदी हसन, जगजीत सिंह भाई। और आप जगजीत सिंह का लाइव कंसर्ट देखोगे ना, हाँ, बकचोदी करने लगते थे यार वो गजल गाते गाते। गा रहे हैं कि जो है, ठुकराओ मुझको प्यार करो, मैं नशे में हूँ, नशे में हूँ। वो कर रहा है कि नशे में हूँ, फिर गाना बजा, कुछ देर रोक के फिर जोक सुनाने लग जाते थे वो। हाँ, जोक सुनाने एक बार, और मेरा एक दोस्त होंदा सी, पूरा फिर जोक सुनाए, और उसके बाद फिर मैं नशे में अचानक चालू कर। तो जगजीत साहब, मतलब जब उनकी डेथ हुई, मुझे याद है मैं BHU में अपने हॉस्टल में था, मुझे लगा यार ये क्या हो गया यार, एकदम 2 लोगों की मौत ने मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट किया था। दूसरा कौन? इरफान। अच्छा, इरफान खान। क्यों इरफान खान, क्यों भाई? पता नहीं भाई, उनसे बहुत अजीब सा ही है, मुझे लग रहा है कि ऐसे अपना पर्सनल लॉस हुआ है कुछ। मेरे को पता है, मतलब आई डोंट नो इफ दिस साउंड्स फनी, मेरे को सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे लगा था। मतलब सिद्धू मूसेवाला वाज अ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर अ लिटिल बिट, बट जो मेरे को सिद्धू मूसेवाले के गानों से एक रियलनेस लगती थी ना। और मेरे को याद है एक टाइम ऐसा भी था, मैं सोचता था, मैंने सुना नहीं था कभी गाना, मैं क्या है पता नहीं, माय फ्रेंड्स वुड लिसन टू इट एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर, बट once I started listening, मेरे को particularly 295 was such a empowering song for a young प्रखर। और हर आर्टिस्ट उससे कितना कनेक्ट करता है। वो हम सब आर्टिस्ट की आवाज है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, और एकदम एक एक बात एकदम इम्पैक्टफुल, एक एक लाइन। मैं अपने शो में जो एंट्री करता हूँ मूसेवाले के गाने पे ही, एक गाना लास्ट राइड, हाँ लास्ट राइट, उस पे ही मेरी एंट्री होती है, और क्लोजिंग भी उसी पे ही होती है। मेरे को याद है बस्सी का, जब मैंने शो देखा था न्यूयॉर्क में, तो बस्सी किसी मूसेवाले के गाने पे ही एंट्री लेते हैं, उस टाइम उन्होंने ली होगी। और गूज़बम्प्स ब्रो, मेरे को गूज़बम्प्स, मैं कह रहा हूँ यार, स्टैंड अप कॉमेडी करने का ये बढ़िया बैकग्राउंड सॉन्ग होता है आपका, आप बैकग्राउंड सॉन्ग पे एंट्री लेते हो बिल्कुल वाइब में, और फिर निकालते हो अपना जोक, वो सब बढ़िया। नहीं बिल्कुल एकदम, वो स्टेज की पावर तो बहुत अलग होती है। स्टेज स्टैंड अप कॉमेडी
या कोई भी आर्ट फॉर्म जो थिएटर या जहाँ परफॉर्म करना है, वो जितना हाई दे देता है, चाहे तुम जो नशा करके जाओ स्टेज पे सब उतर जाता है, और उसका जो नशा आता है वो उतरता नहीं है। तुम पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हें पता है कि अभी मैं एक बात बोलूंगा और सब हंसने लगेंगे, सब सुन रहे हैं मेरी बात, सब अभी तालियां बजाएंगे। तुम सोचो तुम राजा हो वहाँ के। और इसी एटीट्यूड में मार खा चुका हूँ कई बार, तो उसी एटीट्यूड में घर जाता था और थाली फेंक दे रहा हूँ मेरे मन का खाने में, थप्पड़ पड़ा है दिल्ली से थप्पड़ शो पड़ा से है। उतर गया है ना तू, हाँ, बस खाना वाना। एक वीडियो है, साय नहीं था वो गन्नम स्टाइल वाला, उसकी एक वीडियो थी अभी कि वो स्टेज पे कूद के निकल रहा है, वो वाली वीडियो लगा। मैं पता है ये बात अग्री करता हूँ, क्योंकि इसका एक छोटा सा वर्जन आपको स्ट्रीमिंग में मिलता है। जब आप स्ट्रीम करते हो ना, हाँ। तो आपके सामने 1000, 2000, 5000 आदमी बैठा है, आप बोल रहे हो, और मैं तो, अगर आप पता नहीं आपने मेरी कभी स्ट्रीम्स देखी नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ, और मैं जनरली फिलोसफी साइकोलॉजी के अराउंड बोलता हूँ, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ और लोग वाव प्रखर वाव, और वो इतना वाव प्रखर वाव भी नहीं, आप एक फ्लो में आ जाते हो। और जब वो स्ट्रीम में खत्म करता था, मैं 2-3 घंटा तो नींद का नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो नशा उतरने में, वो एनर्जी उतरने में इतना टाइम लगता है। आप शो जैसे जस्ट खत्म होता है, उसके बाद कुछ देर तक आप अलग जोन में रहते हो, आपने कुछ वो एक अलग नशा है, वो नशा ही है बिल्कुल, जो नशा करके लोगों को नशा होता होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो छोड़ने मैंने कभी किया ही नहीं। एक बार दोबारा शुरू से प्ले कर भाई, इतने लोग इस लेवल पे आपके लिए चिल्ला रहे हो। तो साला उछल भी तो कितना तेज रहा है यार, ये भी देखो, इतने पे तो उछलना बनता है इसका। क्रेजी भाई, मैं इमेजिन नहीं कर सकता भाई इस पे चलते हुए आओगे तो थप्पड़ नहीं पड़ जाएगा। तो इतने आदमी हैं और तुम साले चल के आ रहे हो। हाँ साला तुम पैर से आ रहे हो। क्रेजी भाई, वो मेरे को, आई ऑनेस्टली फील लाइक दैट इज सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट ट्रिप ऑल टुगेदर, लाइक स्टेज पे जाना। और मेरे को पता है, फिर समझ में आता है, फेम का भी एक नशा है, वेरी फ्रैंकली। जब आप बहुत फेमस होते हो तो एक ना एक बादल से आ जाते चारों तरफ, आपको चीज़ें पता नहीं लगती अच्छी बुरी गलत, और इसीलिए काफ़ी फेमस लोग यू नो दे गो ऑफ ट्रैक ऑल्सो इन लाइफ, जैसे बहुत फेमस लोग होते हैं। बट स्टेज का जो नशा है वो फेमस होने का नशा नहीं है, वो डिफरेंट नशे हैं। जो फेमस होने के बाद नशा आता है, मैंने एक चीज जो बहुत इजीली देखी है, जो लोगों के साथ होता है, मैच्योरिटी और फेम बहुत जरूरी है आपस में साथ होना। दिक्कत ये होती है कि जब लोग फेमस होते हैं तो उनको लगता है कि मैंने किया है, तुमने नहीं किया, तुम्हारा जो क्राफ्ट है उसने किया है, वो उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तुम जब उसको बंद कर दोगे तो लोग आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। कहानी है कि लोग अपने आप पे काम करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि बहुत सही हो गया भाई, मेरी ऑडियंस बन गई, बहुत बढ़िया चल रहा है, काम करना बंद कर देते हैं लोग। और फिर लगता है, और एक टाइम पे लोगों को गाली दे रहे हैं कि भाई लोग को समझ नहीं आ रहा मेरा काम। नहीं भाई, तुमको लोगों ने इसीलिए पसंद किया कि तुमने कुछ इम्पैक्ट डाला उनकी लाइफ में, और वो इम्पैक्ट बरकरार है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करते रहना होगा, चाहे जितने फेमस हो गए, चाहे जितने पैसे कमा लिए, तभी तो आर्टिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तभी तो आर्टिस्ट हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। मेरे को पता है ऑनेस्टली, इवन दो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मेरे को लगता है रैप में वो पावर है, अच्छे रैप में, केंड्रिक लमार स्टाइल रैप में, अगर मैं इंग्लिश की ओर में बात करूं। हिंदी में भी मेरे को कभी कभी सीधे मौत, आपने सुना है कभी सीधे मौत वगैरह? हाँ वैसे सुना है, चलते फिरते कुछ लाइनें उनकी ऐसी होती हैं, आदमी ठंड, क्योंकि पोएट्री है ना, जब आप एक उसमें रिदम में, एक क्या कहते हैं लिरिकल क्वालिटी में अगर आप एक सच बोल दो ना, वो ज्यादा जोर से जाके लगता है। मेरे को इट्स अ ग्राउंडिंग इफेक्ट, एंड आई फील लाइक अगर एक रैपर स्टेज पे जब चढ़ता है और रैप करना शुरू करता है, क्या हाई होता होगा, आई कैन नॉट इमेजिन। मैंने बहुत ज्यादा रैप नहीं सुने हैं। हाँ। मैं बीच में थोड़ा सुनने के जोन में गया था। मैंने ऐसा एक चीज में पकड़ता हूँ ना, तो मैं थोड़ा कुछ दिन उस जोन में रहता हूँ, तो मैंने रैप, और मुझे है ये तो है दमदार चीज तो है, मतलब कि स्टैंड अप से ज्यादा कुछ बहुत वो लगता है ना। मुझे एक वो लगता था कि वो ड्रम बजाते होंगे, ओ मेरे को भी लगता था ड्रम है ना, जो ड्रम बजाते होंगे, फेंक के मार रहे हैं साले। गड़, 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 गड़। क्योंकि तुम कभी भी देखोगे कि जो भी इस तरह का हार्ड इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अब कोई भी मान लो, मैं ऐसे शोज बहुत देखे हैं जिसमें बहुत शास्त्रीय संगीत है, तो वायलिन वाला अपना वायलिन बजा रहा है, सितार वाला सितार, हारमोनियम वाला, पर जो तबला वाला है उसका एटीट्यूड की बिल्कुल सिंगर को देख रहा है कि रुक भाई मेरे साथ रहे तू, हाँ, वो अलग रहता है, वो स्टाइल में रहता है पूरा। पहले तबला में पाउडर वाउडर लगाएगा तेरह तरीके का, उसका अलग है। घर से करके लाओ भाई, लेकिन तुमको ये करना है। कर मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर ये 100% 100% ट्रू है। जब मैं ड्रमर्स को देखता था, और मेरे को पर्टिकुलरली ऐसे म्यूजिक का बड़ा शौक था, लेड ज़ेपेलिन वगैरह, जो ये सब वेस्टर्न क्लासिकल भी नहीं बोलूंगा, रॉक, क्लासिक रॉक। तो एक ड्रमर होता था जॉन बोनम बोन्जो, ये लेड ज़ेपेलिन का ड्रमर था, आज तक का बेस्ट ड्रमर माना जाता है इसको।
मैं उसकी सिर्फ वीडियो प्ले करा करता ना काम करते हुए, और वो ड्रम तोड़ रहा है अपने ही एक नशे में निकला सा हुआ है, मतलब उसको कोई और लेड ज़ेपेलिन ऐसा बैंड था कि उसके जो सॉन्ग राइटर थे, जो उसके गिटारिस्ट थे, वो अपने टाइम के लेजेंड्स हैं सब, बट बोन्जो अनबीटेबल है। वो उसकी ड्रमिंग वीडियो एक बार कोई लगाई, उसका कहते थे कि वो ड्रम मारता था और ऊपर थंडर होता था। अच्छा, बोन्जो का बहुत पुराना है ये तो ना। हाँ 70s का है भाई ये, 70s आई थिंक अर्ली 80s में इन्होंने लास्ट प्ले किया होगा। ये तो कुछ वो लगा दिया है, पर ये बैंड था ना। हाँ बैंड था भाई, तो लड़ गए होंगे, फिर मर गए होंगे आपस में। इवेंचुअली यही होता है, या एक पागल हो जाता है नशे नुशे करके इनके में। फक लगा हुआ है eventually। ये 3 रेडबुल पी लो अगर। आदमी यही है भाई, आदमी यही है। नाइस। मेरा एक और क्वेश्चन है भाई आपसे। बताओ ना भाई। आज काफ़ी थोड़ी इंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन हुई है, पर मेरे को बहुत मज़ा आया, और मैं हर बार जब इस टाइप की कॉन्वर्सेशन करता हूँ ना, थोड़ी जनरली फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन, उसमें मैं पूछता हूँ लोगों से, आपका गोल क्या है भाई लाइफ में? लाइक वेयर आर यू हेडेड टुवर्ड्स? व्हाट डू यू एस्पायर टू बी? व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट लाइफ? लाइक क्या वही है ना, पर्पस क्या है लाइफ का, काइंड ऑफ, या फिर आप कहाँ जाके बोलोगे कि अब हो गया, या कभी नहीं होगा, तो क्या करते रहोगे अगर नहीं होगा तो? लाइक आप कहाँ आगे देखते हो 10, 15, 20, 25, 30 साल, तो क्या देखते हो? मुझे इतना समझ में आया है कि जब पैसा नहीं था तब पैसा इम्पोर्टेंट जरूर था। बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही है। पर बहुत पैसा मुझे नहीं समझ में आता है। मैं उसका बहुत पैसा मेरे पास आ जाएगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दे कि अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ गए तुम्हारे पास, तो कर लोगे। पर मुझे धीरे धीरे मज़ा आ रहा है, मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, और एंड ऑफ द डे मैं खुश रहना चाहता हूँ। वो खुश रहने के लिए मैं एफर्ट मारता रहता हूँ, और मैं उसमें मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल भी हूँ। मुझे यात्राएं बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है। स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको वैसे ही ट्रैवल करने को बहुत मौका मिलता है, पर उसके बावजूद मैं बहुत घूमता हूँ। पहाड़ मुझे पसंद है, मुझे नेचर से बहुत मैं कनेक्ट फील करता हूँ। मुझे लगता है नेचर, अगर ईश्वर को आपको साक्षात रूप में देखना है, दर्शन करने हैं, तो नेचर तुमको सामने दिख रहा है। इतने बड़े पहाड़, इतनी बड़ी नदियाँ, इतने बड़े झरने, इतने बड़ा समुंदर, ये आदमी कभी बना ही नहीं सकता। आदमी इसको सिर्फ बिगाड़ सकता है, इस पर हग सकता है। हम उसकी रिस्पेक्ट, हाँ हम उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से सब बना के अपने पूजा घर बना ली, अपने मस्जिद बना ली, अपना सब कुछ मॉन्यूमेंट्स बना के उसमें आपस में हम अपना है। पर ये तुम सामने दिख रहा है भाई, इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, ये ईश्वर नहीं बनाया है, ये इंसान तो नहीं कर सकता। तो आप नेचर को जितना रिस्पेक्ट करोगे, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं, मैं जब भी पहाड़ों में जाता हूँ मेरा मन एकदम LGBT बहुत बढ़िया लगता है। रिस्पेक्ट ब्रो, आदमी कभी भी जोक मार सकता है भाई, कभी भी। एकदम इंद्रधनुष होता है ना LGBT, तो वो एकदम खिल जाता है मेरा दिमाग, और मुझे लगता है मैं यही रहूं। मतलब मेरे सारा ये एक जादू है, ये एक नेचर का जादू है जो मेरा और नेचर का कनेक्शन है। आई डोंट नो और लोगों के साथ कितना काम करता है, नहीं करता, पर मुझे रहा नहीं जाता। मैं रेस्टलेस आदमी हूँ, मैं घर पे बैठ नहीं पाता, मैं दिन भर पड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, कंटेंट के बारे में सोचना है, और वहाँ एकदम दिमाग खुलता है मेरा। तो मुझे खुशी उसमें मिलती है। ठीक ठाक ये करना है कि भाई फिट रहना है, ठीक ठाक खाना है, जैसे जितना हूँ उसको ठीक करना है, ये शरीर और बेटर करना है, बिल्कुल, और अच्छा खाना है, खुश रहना है। एंड ऑफ द डे खुश रहना है, जितना जियो, जब तक जियो जिंदा रहो। मैं भी जब विपश्यना में बैठा हुआ था ना भाई, मेरे को दूसरे दिन ही, मेरा काफ़ी इंटेंस एक्सपीरियंस था, बट दूसरे ही दिन ना मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई। मेरे साथ कई बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे, 60, 70, 50 सब टाइप के। दो चीज़ों का मेरे को एहसास हुआ। एक, मेरा शरीर अभी है क्या, अभी तो इसकी मैंने सीमा भी नहीं देखी है कि कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना, है ना। और दूसरी मेरी फैमिली अभी है आसपास, इनके साथ जितना मैं वक्त बिता सकूं ना। तो इसी से मेरे जाने से एक दिन पहले मैंने लक्ष्य चौधरी के साथ पॉडकास्ट किया था, उससे हमारी ये वार्तालाप हुई थी। मैंने बोला तेरा गोल क्या है, तो वो बात थोड़ी ना मेरे को आधी रहेगी ना, उसको पता था ना मेरे को पता था हमारे गोल क्या है लाइफ में, हम क्या चाहते हैं, पर्पस क्या है। तो मैं सोच रहा था ये घुसते हुए भी। दूसरे ही दिन मेरे को रियलाइज हुआ, एक तो मैं अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान लगाना चाहता हूँ, मैं उसको वो खाना देना चाहता हूँ जो उसको मिलना चाहिए, वो आहार, चाहे मानसिक आहार हो, चाहे पौष्टिक आहार हो,
और दूसरा अपने परिवार वालों के साथ बहुत वक्त बिताना चाहता हूँ रियली शायद इट इज़ द फैक्ट दैट माई फादर टर्न 60 यू नो मे बी इट इज समथिंग एल्स बट दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी दूसरा एंड आई वंडर नाउ मोर एक्टिवली देन एवर व्हाट डू आई थिंक ऑफ एज मतलब बच्चों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ आगे आने वाली फैमिली के बारे में मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में सोचते हो आप अभी तक मेरे दिमाग में तो नहीं आया ठीक 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 और घूमने उमने जैसे जाते हो कहाँ जाना पसंद है आपका फेवरेट हिल स्टेशन वगैरह क्या है मैं रुकता हूँ भाई हॉस्टल्स में अच्छा हाँ मतलब मैं रुकता हूँ सस्ता बंक बेड बिल्कुल बिल्कुल आई नो दैट फीलिंग या एंड ऐसा नहीं कि मैं होटल में नहीं रुक सकता हाँ मुझे रुकना है मुझे 50 तरीके के लोग मिले मिल रहे वो हैं सस्तापन हो एक तरीके हाँ, का और वो ऑथेंटिसिटी है राइट जो वो है क्योंकि तुम बेस्ट जो है होटल में रुक के तुम्हारा कन्वर्सेशन बस वेटर के साथ हो सकता है बिल्कुल कि खाना ले आए हाँ खाओगे तुम नहीं ठीक है चले जाओं ये क्या दोस्ती है नहीं है हाँ। वहाँ है 4 लड़के मिल रहे हैं उल्टी सीधी बातें चल रही सीधी हैं बातें चल रही हैं और मैं भी जज कर रहा हूँ लोगों को कि भाई ये तो चूतिया ही है यार ये हाँ और वो हाँ, मुझे समझ रहा है कि भाई ये भी चूतिया ही है हाँ दोनों चूतिया एक दूसरे को समझदार बना के यही सब चल रहा है भाई एकदम बढ़िया बातें हो रही हैं डिस्कशन चल रहा है ये मैंने बहुत किया लाइफ में मैं बहुत मजे आते हैं इसमें कि आपको कोई नहीं पता आप डॉर्मेट्री में रह रहे हो 800 रुपए की रात का कमरा है 400 रुपए का कमरा है ठीक है रोटी चावल मिल जाते हैं दिन में वो हॉस्टल्स का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार कैसे घूमे क्या रे जाओ हॉस्टल में रुको यार चिल करो बढ़िया माहौल रहता है कोई प्लान जो- करके मत जाओ कुछ प्लान करके मत जाओ निकलती रहेगी जो है जो हॉस्टल देखने वाले लोग होते हैं वो लड़के भी बहुत आपको एकदम दामाद की तरह जो है रखते हैं कि भाई आप बताओ कहाँ घूमने ले जाते हैं घुमाने ले जाते हैं हाँ हाँ, हाँ होटल में कहाँ माल रोड जाओगे जाते जाता और क्या माल मिलेगा भी नहीं वहाँ पे सही बात है माल तो दूसरी जगहों में मिलता है रोडों पे नहीं मिलता हाँ यही सब बातें हैं ठीक है आज तक आप व्हाट इज वन प्लेस यू बीन टू दैट यू थॉरली एंजॉयड Like- भाई मैं हर जगह जब नई जगह जाता हूँ ना हम्म तो मैं पीछे का मुझे डर लगने लगती है पहले हिमाचल उत्तराखंड मेरा फेवरेट था ठीक है फिर मैं गया कोडेकनाल बहुत कोडेकनाल बहुत सुंदर है सुंदर। बादल ही आ जाते हैं भाई बादल ऐसे उड़ते रहते हैं हाँ बहुत बढ़िया हाँ मुझे लगा है इतना माल कौन फूंक रहा है नीचे से बादल पूरा ऊपर आ गए फिर पता चला कि मैंने ही फूंका है कोडेकनाल के बाद कुर्ग गया वो बहुत सुंदर फिर मैं कश्मीर गया वो बहुत अच्छा पर बनारस को कोई बीट ही नहीं कर सकता बनारस है बढ़िया शहर अल्हड़ लोग हैं उनको घंटा कोई मतलब नहीं है दुनिया से कौन हो तुम कहाँ से आए हो मैं भाई इडली खा रहा था हाँ बनारस मेरे बहुत फैन है हाँ बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे वहाँ मिलते हैं और रास्ता गाड़ी चलते रुकवा के वापस आ जाते हैं हाँ मैं इडली खा रहा था एक आदमी बाइक से उतरा गाड़ी खड़ी किया आया हाथ मिलाया फिर गाड़ी चालू किया चलो कोई हाय हेलो नहीं कि भाई तुम बढ़िया कर रहे हो अच्छा लगता है हाथ मिला के वो अपना चला गया हाँ फक ऑफ ब्रो सुन मिला दिया ना हाथ बढ़िया है चल अब हाँ मैंने हाथ जोड़ लिए कि आपको प्रणाम यही तो बनारस की मिट्टी है नॉर्थ ईस्ट गए हो नॉर्थ ईस्ट गया हूँ मैं कहाँ गए हो नॉर्थ ईस्ट में लाइतलूम करके एक जगह है भाई क्या जगह है लाइतलूम भाई क्या बहुत सुंदर। जगह है भाई लाइतलूम बहुत ही खूबसूरत जगह North शिलोंग East से में। ऊपर शिलोंग से ऊपर है हाँ शिलोंग गया हूँ मैं चेरापूंजी वगैरह नहीं वहां जाना है अभी नॉर्थ ईस्ट पूरा कैप्चर करना है और ये सब जगह एक मैं आपको बताता हूँ गैंगटॉक से 8-10 घंटे की ड्राइव है गुमदुमनर लेक है ऐसे करके कुछ है ठीक है और मैं भी सबसे पहले मैं गया हिमाचल मैंने हिमाचल बहुत झिक के घूमा उत्तराखंड भी बहुत सुंदर साउथ इंडिया मैंने बहुत घूमा है पैदल ठीक है जब मैं नॉर्थ ईस्ट के मैंने ऊंचे पहाड़ देखे स्पेशली सिक्किम के मैंने बोला भाई ब्यूटी टॉप करवानी है ना अच्छा। तो ब्यूटी तो ये टॉप है कौन सी जगह गुंडुमनर करके जगह है मेरे पास एक बार देख क्या नाम है ऐसे गुंडुमनर लेक करके एक जगह है गैंगटॉक से आप गैंगटॉक जाओगे वहां पता करोगे हो सकता है चैट में भी कोई कमेंट्स में भी कोई लिख के बता देगा गुंडुमनर करके है 8 घंटे ऊपर चलती चली जाती है ओए होए यार मैं एक पॉइंट आता है आप चाइना बॉर्डर पहुंच जाते हो टेक्निकली उस एरिया में घुसने के लिए भी आपको पुलिस परमिट चाहिए आप घुस नहीं सकते तो आप चलते बिल्कुल चाइना बॉर्डर आपको ऐसे बोलते हैं कि इतना ही दूर है 2-4 गांव ही रह गए हैं और आप पहाड़ के ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हो नीचे पूरी रिवर ऐसे स्नेक कर रही है दोनों तरफ पहाड़ है ना हाँ गुरुदोंगमर लेक ये लेक है उस टाइम ये लेक बंद थी बट इसका रास्ता भी जो था ना इतना सुंदर था कि कोई कहने की बात नहीं लाचेन वगैरह यस जाएंगे भाई जाएंगे घूमना तो है ही जाओगे तो फोटो भेजना भाई फोटो भेजना पक्का बहुत सुंदर मेरे को लगता है इंडिया में सच में जो ब्यूटी और नेचर की ब्यूटी का जो आनंद है ना भाई साहब वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है फॉर रियल प्लस जो व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ तो इसके चक्कर में थोड़ा सा और
मन मौका कर रहा मिल है कि जाता है। और घूमूं और चीजें। मजा आता है व्लॉग करने में? मजा आता है मुझे तो। मेरे को तो यार बड़ा स्ट्रेसफुल लगने लगा था कि पूरा दिन अपनी जिंदगी में कैमरा को सेट कर नहीं तो वो वाला व्लॉग मैंने भी करने की कोशिश की थी, पर वो मजा नहीं मैंने आया। ट्राई किया, बट उससे मेरे को हो नहीं पाया। वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता वो है। इंजॉय करना बंद कर देते सब चीजें। राइट। बट ये जो व्लॉग है तो 1.5 मिनट का होता है। अच्छा ये इंस्टाग्राम पे डालते हो? इंस्टाग्राम पे डाल, अच्छा, बस अच्छा, बस अच्छा, सिर्फ अच्छा। इंस्टाग्राम तो पे एक डाल। इवेंट होगा, एक इंस्टेंस होगा, एक उसको कर छोटा लिया। हो गया, कुछ कहानियां इकट्ठी करी और उसको बना दिया, और समहाउ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक। मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर हैं। हाँ ठीक ठाक है। ठीक है भाई, थैंक यू। आपके पास अरे। मेरे कोई सवाल है? नहीं भाई, ढंग से रहो, लाइट वाइट ठीक करो। सवाल क्या, मैं सलाह देना चाहूंगा। सलाह दे दो भाई, सलाह दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। थैंक यू सो मच। अरे भाई It has been शुक्रिया so यार, much fun. थैंक यू Yeah, सो मच man. यार बुलाने के लिए। If you're passionate about conversations like this, and if you think, Prakhar, I'd like to listen to more conversations like this, then I must tell you, there is a subscribe button right here and a bell icon right next to it. And it's your moral obligation to press that. Press the subscribe button and I'll see you around for more conversations just like this.